तो हेलो बच्चों, आ गया हूँ एक नए लेक्चर के साथ। और ये मैं क्लास 9th के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल चैप्टर को डील कराऊंगा। इस चैप्टर से जुड़ी प्रॉब्लम्स बच्चों को हमेशा बनी रहती हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में कोई डाउट रहेंगे नहीं। आपको 100% एनसीईआरटी भी समझ में आएगी। आप इस चैप्टर के ऊपर एक पकड़ भी बना पाएंगे और जो भी कंसेप्ट और रिलेवेंट चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, मैं सारी चीज़ों को कवर कराऊंगा। प्रॉमिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। बेटा कौन पढ़ा रहा है मैटर नहीं करता, क्या पढ़ा रहा है ये असल होता है, ठीक है ना। मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा बेटा, मेरे लेक्चर को देखने के बाद आपको पूरे चैप्टर के ऊपर टोटली आप कमांड हासिल कर पाएंगे। और इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते रहे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा, केमिस्ट्री को ना मैं चुटकियों के अंदर आपको पूरी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और केमिस्ट्री का जो डर है मैं आपके माइंड से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। अब हम करते क्या हैं भाई, सबसे पहले एटम को समझने से पहले हम पहले चैप्टर पर मूव अप करते हैं। पहले वाले चैप्टर में आपने क्या किया था, आपने देखा था कि जो आपके चारों तरफ मैटर है वो सारा का सारा मैटर टाइनी पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को एटम कहते हैं, ठीक है ना। ये बात वहाँ पर नहीं बताई गई थी लेकिन इस चैप्टर में बताई जाएगी। यानी मैं एटम का बना हुआ हूँ, आप एटम के बने हुए हैं। आपका ये मोबाइल फ़ोन भी आल्सो इट इज़ मेड अप ऑफ एटम। मार्कर एटम का है, एयर एटम की है, सारी चीज़ें हमारी जो भी है वो सब कुछ एटम का। यानी पूरी की पूरी केमिस्ट्री एटम के ऊपर ही बेस्ड है। आप अगर एटम को समझ गए तो अब उसे लेकर के अंत तक आपको पूरी केमिस्ट्री 100% समझ आएगी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। 100% एनसीईआरटी को मैं कवर कर रहा हूँ। आप मेरे इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि सर कितनी हमको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, कितना आउट ऑफ या बियॉन्ड एनसीईआरटी जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक्स विच डील इन दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने 3 कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है। महर्षि कनाद कॉन्सेप्ट, महर्षि कनाद कॉन्सेप्ट, कनाद कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का जो है जिक्र किया है। दूसरी दी है पकुदा कत्यायमा, पकुदा कत्यायमा, कत्यायमा कॉन्सेप्ट, कत्यायमा कॉन्सेप्ट, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। और थर्ड है डेमोक्राइटस, डेमोक्राइटस एंड लूसीपस, एंड लूसीपस, ओके। डेमोक्राइटस एंड लूसीपस, ओके। ये ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे। और ऊपर के जो दोनों थे वो हमारे इंडिया के फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर थे ये दोनों, ठीक है ना, ऊपर के। तो इंडियन फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर, ओके। अब हम बात करें, सबसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन। तो हम महर्षि कनाद की कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एटम के बारे में महर्षि कनाद ने क्या कहा, और फिर पकुदा कत्यायमा इन्होंने क्या बताया, फिर डेमोक्राइटस और लूसीफस जो थे इन्होंने क्या बताया। अब उसके बाद हम बात करेंगे जी, इंट्रोडक्शन हो गया सिंबल्स, सिंबल्स या हम कहेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, ये हमारे पास सेकेंड टॉपिक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एटम, यानी एटम के सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स ऑफ एटम, एटम के सिंबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने सिंबल दिखाने की कोशिश करी, या 3 अलग अलग तरीके थे। सबसे पहला था डाल्टन सिंबल, यानी डाल्टन ने एटम को रिप्रेजेंट करने के सिंबल दिए थे, डाल्टन सिंबल। उसके बाद थे बर्जीलियस, बर्जीलियस सिंबल, ठीक है ना, बर्जीलियस ने क्या सिंबल दिए। उसके बाद फिर थे आईयूपीएसी सिंबल्स, ओके। ये आईयूपीएसी जो सिंबल्स हैं ये हमारे मॉडर्न सिंबल हैं, आजकल हम इसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर बात करेंगे जी, सिंबल्स ऑफ एटम हो गए। फिर हम एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास की बात करेंगे, यानी एटम बहुत फाइन होता है, इसको मेज़र करने का जो यूनिट रहेगा वो भी बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि जो जितनी चीज़ें छोटी होती हैं उनको मेज़र करने के यूनिट भी उतने ही छोटे होते हैं। या आप कह सकते हैं जो जितनी कीमती चीज़ें होती हैं उनको मेज़र करने के यूनिट उतने ही छोटे होते हैं साइज में,
क्वांटिटी में कम होती है। मैं कहूँ आपसे कि भाई गोल्ड, तो गोल्ड जो है 10 ग्राम के अंदर मेज़र की जाती है और 10 ग्राम में भी आप उसका भाव मार्केट में मालूम करते हैं, ठीक है ना। किलो में गोल्ड का भाव नहीं मालूम करते। आप पूछते हैं भाई गोल्ड कितने रुपए किलो है, नहीं पूछते ना। अगर किलो पूछेंगे ना तो आपको दुकानदार कहेगा दिमाग खराब हो गया, अकल चली गई तुम्हारी, पागल हो रहे हो। अरे गोल्ड को किलो में कौन पूछता, गोल्ड को तो 10 ग्राम में पूछता, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिस हिसाब से उसको मेज़र किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपसे मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, वहाँ पर आप क्या करते हैं, किलो में भाव को पूछते हैं, वहाँ ग्राम में नहीं पूछते। जो जैसे चीज़ें होती हैं बेटा वहाँ पर उसी तरीके का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ क्या होता है, एटॉमिक मास जो था उसको नापने के कितने यूनिट थे, ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट आई, ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट आई, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन सी आई कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट आई, फिर आई कार्बन कॉन्सेप्ट, ओके, कार्बन कॉन्सेप्ट आई, ठीक है। अब पांचवा जो आपके पास टॉपिक रहेगा, वो पांचवा टॉपिक जो रहेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा मैं यहाँ पर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दो लॉज आपको पढ़ने हैं, मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन सबसे पहला लॉ है, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ओके। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जाएंगे। 6 जो पॉइंट आएगा वो आएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ओके, ये पॉइंट नंबर 6 रहेगा। 7 क्या रहेगा, एटॉमिक साइज रहेगा, एटॉमिक साइज रहेगा, ठीक है। तो ये 7 नंबर होगा। 8 पर क्या आएगा, एटॉमिक साइज हो गया, हाउ एटम एग्जिस्ट, एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, ओके, और या तो ये आयन की फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा या आयन की फॉर्म में होगा। आप इसको ज़रा नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे के टॉपिक्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप घर पे नोट कर लेना या अपने नोटबुक में बाद में बना लेना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं जी मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले टॉपिक्स को लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप टॉपिक्स लिखें, ताकि इस पूरे चैप्टर में चलने का पैटर्न पता चले कि हम किस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से मूव करेंगे इस पूरे चैप्टर में। हाँ, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की, मॉलिक्यूल्स, शायद ये 9 हो या 8 हो, आप देख लेना, सही कर लेना इसको। मॉलिक्यूल, ओके। मॉलिक्यूल हमारे पास जो आते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक आपके पास आता है एलिमेंट, दूसरा आता है कंपाउंड। पता है फर्क इनके बीच? एलिमेंट जो होता है सेम टाइप के एटम से बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से बनता है, लाइक H2, Cl2, O2, ETC। बताओ जरा, H2 में क्या है, हाइड्रोजन के सिर्फ एटम है, Cl2 में कौन है, सिर्फ क्लोरीन के एटम है, O2 में कौन है, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है। तो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलता है तो क्या होता है, ये एलिमेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट जी टाइप ऑफ एटम्स अगर मिलेंगे तो ये बनाएंगे कंपाउंड, लाइक HCl, CO2, CH4, ETC। ये हमारे पास क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आयंस की। तो आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज होते हैं, चार्ज स्पेसीज होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। आयंस की जो कैटेगरी है बेटा वो दो कैटेगरी बांटी गई, एक है मोनो एटॉमिक आयंस और दूसरी है पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। मोनो एटॉमिक आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको टॉपिक नंबर 10 बताऊं। टॉपिक नंबर 10 जो इसका है वो है वैलेंसी, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 10 है इसका वैलेंसी। मेरे ख्याल से आप इस वैलेंसी का टर्म, या आपके लिए नया टर्म होगा। वैलेंसी मीन्स होता है बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी, यानी कोई
स्पीसीज कितने बॉन्ड बनाएंगी। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन कितने, 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो वैलेंसी क्या होती है, बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी होती है, इसको देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे जी रूल्स फॉर केमिकल राइटिंग केमिकल फार्मूला, रूल्स फॉर राइटिंग जी केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला को लिखने के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं रूल्स बताऊंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे जी रूल्स फॉर मेकिंग केमिकल फार्मूला। फिर मैं बात करूंगा आपसे जी मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास की बात करूंगा। और फिर मैं बात करूंगा यहां पर मोल कॉन्सेप्ट की, ओके, मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। तो ये इतने टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को डील करने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि हम कितने पोर्शन को, इस चैप्टर के कितने पोर्शन को कवर कर चुके हैं, ओके। तो ये आप सबसे पहले टॉपिक्स को लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, इंट्रोडक्शन को पढ़ना चालू करेंगे। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बेटा बता दिया था कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं अपने सराउंडिंग में वो सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी है, एटम्स की बनी हुई है, ओके। अब हम इसकी इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में इसके, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कौन सी कॉन्सेप्ट है जी, महर्षि कनाद कॉन्सेप्ट, महर्षि कनाद कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अगर आप देखना चाहें, ही वाज जी इंडियन फिलोसोफर, कौन, महर्षि कनाद, ही वाज इंडियन फिलोसोफर, ठीक है ना, he was Indian philosopher. According to this concept, commas, inverted commas, begin. If we divide matter into smaller particles, अगर हम किसी मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करें, then we get स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, तब हम बहुत छोटे पार्टिकल्स पाते हैं, विच कैन नॉट डिवाइड, जिनको और आगे डिवाइड, विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर, जिनको और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कॉल्ड एटम, इन्होंने उनको एटम कहा, या इन्होंने उसका एक नया नाम दिया परमाणु, उसको इन्होंने परमाणु कहा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट थी किसकी, महर्षि कनाद की, ओके। उसके बाद फिर बात करूं मैं, दूसरी है पकुदा कत्यायमा, ओके, पकुदा कत्यायमा। इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया, ही वाज आल्सो इंडियन फिलोसोफर, ये भी क्या थे, ये इंडियन फिलोसोफर थे, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, कमास इन्वर्टेड कमास बिगिन जी, मैटर जी हम कहेंगे थोड़ा सा, मेनी टाइनी पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मैटर, ओके। इन्होंने बताया कि जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो बनता है मैटर, ठीक है ना। ये दो कॉन्सेप्ट जो इंडियन फिलोसोफर की थी, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3। अब मैं बात करूंगा जो डेमोक्रिटस और लूसीफर थे, ग्रीक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या बताया था, इनकी क्या कॉन्सेप्ट थी और इन्होंने किस तरीके से इस चीज को डिफाइन किया था, ठीक है। तो डेमोक्रिटस एंड लूसीफस,
ओके, इन्होंने बिल्कुल पहले वाले कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता अपना जो है रूल दिया था। इन्होंने कहा इफ, या हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इफ वी डिवाइड मैटर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, then we get a small particle which can't divide. It is called atom. बिल्कुल पहले की तरीके से सेम थी, ठीक है ना, कोई खास फर्क नहीं था, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने इन तीनों कॉन्सेप्ट को बताया इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। अब इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमारे पास क्या आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। एटम की जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट थी, मॉडर्न साइंटिस्ट ने एटम को किस तरीके से समझा था, किस तरीके से बताया था, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको लिखना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। ओके, मॉडर्न जी कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। एटम की जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, यही आपको एग्जाम में लिखनी रहेंगी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एटम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। ओके, यानी जो हमारे चारों तरफ मैटर है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो एटम होती है, ठीक है ना। यानी एटम से ही सारा का सारा जो मैटर है वो बना हुआ है। ओके, एटम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है ना। फिर आगे बताया गया एंड इट पार्टिसिपेट। ओके, मैटर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर एंड इट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है ना। एटम आल्सो कांट डिवाइड। एटम को डिवाइड भी नहीं किया सकता। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, नोट पॉइंट करके याद रखनी पड़ेगी आपको। ड्यू टू हाई एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की वजह से वी कैन डिवाइड एटम इनटू फाइन पार्टिकल्स, ठीक है ना। पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी आप इसको ज़्यादा एनर्जी लगा करके डिवाइड कर सकते हो। बट इट डील इन नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन इस चीज़ को आप कहाँ पढ़ेंगे, अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गई, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बात करूंगा सिंबल ऑफ एटम्स। एटम के सिंबल्स क्या थे, ठीक है ना, यानी साइंटिस्ट ने एटम को किस किस सिंबल से दर्शाया था। तो हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एटम, यानी एटम को दिखाने के क्या सिंबल थे, ठीक है ना, यानी किसी चीज़ को दिखाने के सिंबल्स क्या रहते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या देखा कि एटम को दिखाने के जो सिंबल्स थे, सबसे पहले था डाल्टन सिंबल। डाल्टन के क्या सिंबल थे, तो यहाँ पर मैं एटम का नाम लिख रहा हूँ, एटम नेम, और यहाँ पर उसका मैं लिख रहा हूँ सिंबल। ओके, एटम नेम एंड सिंबल। सबसे पहले यहाँ पर आया हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का जो सिंबल था वो था सर्किल और बीच में एक डॉट, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन आया, कार्बन। कार्बन का जो सिंबल था सर्किल और इसको डार्क ब्लैक कर दिया गया। फिर कौन आया, ऑक्सीजन। आप एनसीईआरटी को अपनी चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन को जो दिखाया गया वो हॉलो सर्किल से दिखाया गया। ये हॉलो सर्किल है ऑक्सीजन को डिनोट करने के लिए। फिर आया फास्फोरस सर्किल और इसमें इन्वर्टेड वाई बना दी गई। फिर कौन आया, फिर आया सल्फर।
सर्किल बनाएगी और उसमें पॉजिटिव सिंबल डाल दिया गया। ओके ओके। फिर कौन आया, आयरन, आयरन में सर्किल और उसके अंदर आई। फिर कौन आया, लेड, सर्किल और उसमें क्या आया, लेड आया। फिर कौन आया, गोल्ड। ओके, गोल्ड में सर्किल और जी और फिर उसमें थोड़े थोड़े प्रोजेक्शंस आपको दिखेंगे, ये गोल्ड का सिंबल था। फिर कौन आया, सिल्वर। ओके, तो सिल्वर में क्या था, सर्किल और उसमें लगा दिया एस। फिर कौन आया, मरकरी, सर्किल और हल्के से प्रोजेक्शन, हलो सर्किल थे और हल्के से प्रोजेक्शंस है, ठीक है ना। तो ये किसका सिंबल है, मरकरी का है। तो ये डाल्टन ने सिंबल दिए थे, यानी हाइड्रोजन को हम इस तरीके से दिखाएंगे, यानी एक सर्किल बनाएंगे उसमें एक डॉट लगा देंगे। कार्बन को सर्किल बनाएंगे उसको ब्लैक कर देंगे। ऑक्सीजन की एम्प्टी सर्किल होगी, होलो सर्किल होगी। फास्फोरस की सर्किल जो होगी उसमें इन्वर्टेड वाई लगा होगा। सल्फर की सर्किल में क्या होगा, प्लस का सिंबल होगा। आयरन की सर्किल में आई लगा होगा और सर्किल के अंदर आई होगा। लेड की सर्किल में एल होगा। गोल्ड की सर्किल में जी होगा और साथ में साइड प्रोजेक्शंस होंगे। सिल्वर की सर्किल में एस होगा। मरकरी में आपको सर्किल दिखेगी और साथ में फाइन प्रोजेक्शंस दिखेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे बर्जीलियस कॉन्सेप्ट की। ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ को स्पीड में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट को कवर करा सकूँ और आपके कॉन्सेप्ट भी बना सकूँ और आपके माइंड में चीज़ों को सेट भी कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा क्या, बर्जीलियस कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये हम बर्जीलियस सिंबल कहेंगे। बर्जीलियस सिंबल अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस के अनुसार जी, फर्स्ट 1 और 2 अल्फाबेट आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के या एटम के फर्स्ट एक अल्फाबेट या 2 अल्फाबेट उसके सिंबल होते हैं। लाइक अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल होगा एल्यूमिनियम का, तो Al हो जाएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का सिंबल Al हो जाएगा। ये बर्जीलियस ने बात बताई थी। हालांकि यहाँ पर अगर बर्जीलियस के अकॉर्डिंग Al रखो तब भी सही है, अगर Al रखो ये भी सही है, क्योंकि बर्जीलियस ने ऐसा कोई रूल नहीं बताया था कि पहला वाला कैपिटल हो दूसरा वाला स्मॉल हो। इन्होंने कहा कि एक जो लेटर से दिखा सकते हैं या 2 लेटर ले सकते हैं, ठीक। उसमें कौन कैपिटल होगा कौन स्मॉल होगा इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया था। तो बर्जीलियस ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस फर्स्ट 1 और 2 अल्फाबेट आर द सिंबल्स ऑफ एटम, किसी एटम के पहले 1 या 2 जो अल्फाबेट होते हैं वही उसका सिंबल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें IUPAC सिंबल्स की बात करें, अगर हम IUPAC सिंबल्स की बात करें, ओके, तो IUPAC जो सिंबल्स थे इन्होंने क्या बताया था सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले बताया इन्होंने कि द फर्स्ट 1 और 2 अल्फाबेट of the name of atom may be symbols, okay, of atom, यानी किसी एटम के जो सिंबल हो सकते हैं वो पहले 1 या 2 अल्फाबेट हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये बताई फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल हो, एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल, दूसरा लेटर कैसा हो, स्मॉल हो। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मैं बात करूँ एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग IUPAC के ऐसा दिखाना सही है, पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, ये सही तरीका है। और अगर नॉट AL ये गलत तरीका है। NCERT ने IUPAC ने कहा कि आप एल्यूमिनियम को ऐसे तो दिखा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पहला भी कैपिटल दूसरा भी कैपिटल, ये नहीं होगा।
पहला कैपिटल तो दूसरा स्मॉल होगा। एल्यूमिनियम हो गया। इसी तरीके से हम बात करें जी, इसी तरीके से अगर हम बात करें जी सोडियम की, तो सोडियम के लिए हमने यहाँ पर Na लाया, Na लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोडियम के लिए एक और नया रूल लगाया था। चलो मैं यहाँ पर सोडियम ना लेकर के मैं यहाँ पर कोई और कंपाउंड को ले लूँ, कार्बन को ले लूँ। तो कार्बन के लिए क्या ले लिया, C ले लिया, ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज स्मॉल। तीसरा ये बात बताई कि जी सेकेंड लेटर में बी अपीयरिंग लेटर। अपीयरिंग मतलब क्या है कि पहले लेटर के बाद जस्ट दूसरा ना हो, उसके बाद वाला हो, बीच वाला हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल लिया गया जैसे कि जिंक। तो जिंक के लिए ZI सही नहीं है, क्योंकि जिंक के जस्ट बाद कौन है, I। तो ये नहीं ज़रूरी है कि सेकेंड लेटर ही लिया जाएगा, फर्स्ट के बाद अपीयरिंग भी हो सकता है, उसके बाद वाला भी हो सकता है। मतलब क्या है, जिंक के लिए सिंबल आया Zn। इसी तरीके से क्लोरीन के लिए क्या आएगा, क्लोरीन के लिए CH। हमारा माइंड क्या कहता है, CH आना चाहिए, लेकिन CH नहीं, Cl आया। H को छोड़ दो, उसके अपीयरिंग एलिमेंट को अपीयरिंग लेटर को ले लो, तो इसका Cl नाम रखा गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, 3 रूल पढ़ लिए, ठीक है ना। अब चौथा आप इसका स्क्रीनशॉट लें और चौथा इसका जो रूल है IPSC का वो देखें ज़रा। तो जी चौथा जो रूल है जी, हाँ, सिंबल्स ऑफ एटम में बी केम फ्रॉम जी देयर लैटिन नेम। किसी एटम का जो सिंबल होता है वो उसके लैटिन नेम से भी निकाला जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम को लैटिन में कहते हैं, मैं यहाँ पर बात कहूँगा एटम की, एटम लैटिन नेम जी, लैटिन नेम, और इसका ये हो जाएगा क्या, सिंबल, लैटिन नेम और सिंबल। तो यहाँ पर आइए बात कीजिए सोडियम की। तो सोडियम को लैटिन में कहते हैं नेट्रियम। ओके, क्या कहते हैं बच्चों, नेट्रियम कहते हैं। इसको दिखाया जाता है कहाँ से, Na से। इसी तरीके से आयरन को लैटिन में कहते हैं फेरम। तो फेरम को कहाँ से दिखाया गया, Fe से। इसी तरीके से हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर को हम लोग अर्जेंटीनियम कहते हैं, इसको Ag से दिखाया गया। ओके, इसी तरीके से आया कौन, गोल्ड को हम लोग लैटिन में ऑरिक कहते हैं, इसको Au से दिखाया गया। इसी तरीके से हमारे पास जी पोटेशियम आ जाएगा, पोटेशियम, इसका नाम होता है कैलियम, या लैटिन में इसको कैलियम कहते हैं, तो इसको K से दिखाया गया। यानी सिंबल्स ऑफ एटम में भी केम फ्रॉम देयर लैटिन नेम, उनके लैटिन नेम से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एटॉमिक मास के बारे में बात करूंगा जी, एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एटम इज वेरी फाइन पार्टिकल, एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। वी कांट सीन बाय नेकेड आइज, हम इसको नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं। ओके, हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सो वी नीड, हमें ज़रूरत पड़ी वेरी स्मॉल यूनिट फॉर measuring of मास ऑफ एटम के मास को मेज़र करने के लिए हमें बहुत फाइन या बहुत छोटे यूनिट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एटम को मेज़र करने के लिए कौन कौन से यूनिट पिक्चर में आए थे। सबसे पहले ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट में आया, दूसरा फिर कार्बन कॉन्सेप्ट में आया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका लीजिए फौरन, और फिर मैं बताऊँ ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट क्या थी, जहाँ से हम लोग एटम के मास को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज़ की बेटा, यहाँ बात करेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना जी। इनिशियली इट एज्यूम, शुरू में एज्यूम किया गया 1/16
पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1 यूनिट, यानी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, मान लो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के मास को कितने 16 पार्ट में डिवाइड करो, फिर उसका एक हिस्सा ले लो, यानी 16 भागों में डिवाइड करो, फिर उसका एक हिस्सा ले लो, तो 1/16 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मास का 16वां हिस्सा एक यूनिट कहलाया। ठीक है ना। रीजन क्या था इसको लाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट दी क्यों गई, क्योंकि ऑक्सीजन इज बाइंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ऑक्सीजन क्या था, बहुत एलिमेंट से बाइंड कर रहा था, इसलिए इस ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा, और ये बताया कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मास को 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर 16 छोटे छोटे बांट बनेंगे, 16 छोटे छोटे यूनिट बनेंगी, एक यूनिट का, एक बांट को या एक छोटे हिस्से को हम एक यूनिट मानेंगे। ये बात शुरू में बताई गई, लेकिन ये चीज़ डिनाई की गई, आईसीपीएससी ने इसको नहीं माना। फिर उसके बाद कौन सी कॉन्सेप्ट आई, ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, सॉरी कार्बन कॉन्सेप्ट आई, उसके बाद पहले ऑक्सीजन आई, फिर कार्बन कॉन्सेप्ट आई। तो कार्बन कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया जी, कार्बन जो होता है उसमें यह बात बताई गई, कार्बन 12, ठीक है ना, कार्बन 12, कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं, यानी धरती पर जो कार्बन पाया जाता है, आइसोटोप्स, वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है ना। और इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं 6, 6, 6, मास चेंज होते हैं 12, 13, 14। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, कार्बन 12 की। तो हम लिखेंगे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। यानी इसमें क्या बताया गया कि कार्बन 12 को कितने 12 जगहों पर डिवाइड करो, और फिर उसका हर एक जो हिस्सा होगा वो एक एटॉमिक मास यूनिट होगा। नाउ टुडे 1 एटॉमिक मास यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू 1 यूनिफाइड मास। इसको 1 AMU को 1 U कहा गया, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास बताया गया। ठीक है ना। तो अगर हम इसके फार्मूले को निकालना चाहें, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू C12 मास ऑफ C12, मास ऑफ C12 अपॉन 12, यानी कार्बन 12 का जो टोटल मास होगा उसको 12 से डिवाइड करो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट बनेगा। और 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी तरीके से 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है ना। ये इतनी बात यहाँ पर डिस्कस की गई। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही, और आप इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लें। जो बचे हुए टॉपिक हैं इनके लिए बहुत जल्द नए वीडियो बनाऊँगा। और इस लेक्चर से बेटा अगर आपको फ़ायदा हुआ हो, आपकी जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ हो और आपको चीज़ें पता चली हों, तो एक काम करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में आप ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को, खूबसूरत से चैनल को, DNA करियर क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए आपको करना है, मेरा साथ देना है, सपोर्ट करना है, और मेरे साथ इसी तरीके से लगे रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना कीमती वक्त देने के लिए। वेरी थैंक यू।